नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 6 में दिए गए रेस जेस्टे के सिद्धांत के बारे में। रेस जेस्टे अर्थात एक ही समव्यवहार वाले तथ्य। सेक्शन 6 में कहा गया है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। सेक्शन 6 ये कहता है कि जो तथ्य विवाद्यक तथ्य न होते हुए भी विवाद्यक तथ्यों से इस प्रकार संबंधित हैं कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वो उसी समय या स्थान पर या विभिन्न समय और स्थान पर घटित हुए हो। फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन आर रिलेवेंट whether they occurred at the same time and place or at different times and places। यानी ऐसे फैक्ट्स जो स्वयं फैक्ट इन इशू तो नहीं है, विवाद्यक तथ्य तो नहीं है, लेकिन वे इस प्रकार से विवाद्यक तथ्य से संबंधित हैं, इस प्रकार कनेक्टेड हैं उससे कि वो एक ही ट्रांजेक्शन का पार्ट बन गए हैं, तो वे तथ्य रिलेवेंट माने जाते हैं, चाहे या तो वो उसी समय घटित हुए हों जब विवाद्यक तथ्य घटित हुआ, या उसी समय पर घटित हुए हों, या उसी स्थान पर घटित हुए हों, या किसी अलग अलग समय या अलग अलग स्थान पर घटित हुए हों। तो इसमें तीन महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है। सबसे पहली बात कि जो तथ्य हैं वो विवाद्यक तथ्य से जुड़े हुए होना चाहिए, और वो दूसरी बात वे एक ही समव्यवहार से संबंधित होना चाहिए। यानी सबसे पहली बात विवाद्यक तथ्य से संबंधित हो, कनेक्टेड हो, और इस प्रकार से कनेक्टेड हो कि वो एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट बन गए हैं। तीसरा पार्ट इसका जो है वो कहता है चाहे वो उसी समय पर घटित हो या उसी स्थान पर हो या विभिन्न समय और स्थान पर घटित हुए हों। आप इनके इलस्ट्रेशंस देखेंगे तो इलस्ट्रेशंस क्या कहता है इसका, ए इज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम, वॉट एवर वॉज सेड और डन बाय ए और बी आर द बाय स्टैंड्स एट द बीटिंग or so shortly before or after it is to form part of the transaction is a relevant fact। यानी खा को पीट कर उसकी हत्या करने का अभियुक्त कौन है? का। यानी का ने खा की पीट कर हत्या कर दी, तो का या खा के द्वारा जो भी कुछ उस समय कहा जा रहा है वह, या पास में खड़े हुए लोगों के द्वारा उस पिटाई को किए जाते समय, या उसके इतने अल्पकाल पूर्व, अल्पकाल नहीं बहुत कम टाइम, इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात कहा गया या किया गया था कि वह उसी ट्रांजैक्शन का पार्ट बन गया है, वह रिलेवेंट है। सेकंड आपका इलस्ट्रेशन है बी, जिसमें कहा गया है कि एक सशस्त्र विद्रोह हुआ और उस विद्रोह में पार्ट लेकर लोग क्या करते हैं कि संपत्ति नष्ट की जाती है, जेलें तोड़ी जाती हैं, फौज पर आक्रमण किया जाता है, और एक व्यक्ति का भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का एक्यूज है। अब जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, जेलें तोड़कर खाली की जा रही है, फौज पर आक्रमण किया जा रहा है, संपत्ति नष्ट की, भले ही ये उन सब में शामिल नहीं हो, लेकिन चूंकि वो उसी कॉन्स्पिरेसी के पार्ट हैं इसलिए वो एक ट्रांजैक्शन का पार्ट बन गए हैं, इसलिए वो रिलेवेंट है। सी में इसी प्रकार डिफेमेशन के बारे में है, एक ए और बी के बीच में विवाद है, डिफेमेशन का एक लेटर उसने लिखा जिससे उसकी डिफेमेशन की गई, तो उनके बीच में जितने भी लेटर्स लिखे गए हैं वो उसी ट्रांजैक्शन में पार्ट बन जाते हैं, इसलिए रिलेवेंट हो जाते हैं। थोड़ी जल्दी अपन चर्चा कर लेते हैं, समय का थोड़ा सा अभाव है। डी में जो रजिस्ट्रेशन है वो ये है कि क्या कोई गुड्स जो है वो ए को दिया गया था या नहीं दिया गया था, बी ने ए को दिया या नहीं दिया। तो ए और बी के मध्य जो ट्रांजैक्शन हुआ उससे पहले वो उसके बीच में कई लोगों को दिया गया, फिर उनसे होते होते वो लास्ट में बी के पास आया। तो जितने भी ट्रांजैक्शन बीच में हुए हैं
जितनी भी डिलीवरी बीच में हुई हैं वो सारी डिलीवरी के जो फैक्ट हैं वो एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट होने के कारण रिलेवेंट हो जाएंगे, भले ही विवाद केवल ए और बी के बीच में है, मध्यवर्ती लोगों के बीच में विवाद ना हो। ये तो हुआ सेक्शंस में दिए गए इलस्ट्रेशन के बारे में। अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि रेस जस्टे की भावना क्या है। रेस जस्टे आपसे क्या कहना चाह रहा है? रेस जस्टे आपको ये बता रहा है कि ऐसे फैक्ट जो स्वयं फैक्ट एंड इशू तो नहीं है लेकिन इस प्रकार से कनेक्टेड हैं कि वो एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट बन गए हैं, वो रिलेवेंट है। क्यों? वो इसलिए रिलेवेंट है क्योंकि उस फैक्ट इन इशू को क्लियर करते हैं, वो उस फैक्ट इन इशू को स्पष्ट करते हैं, वो फैक्ट इन इशू जो घटित हुआ है उसको स्पष्ट करते हैं, जिसको जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 7 आएगा प्रसंग हेतु या परिणाम रिजल्ट, आप पढ़ेंगे ओकेजन, भाई उसको उस अपराध को करने का ओकेजन था क्या नहीं था। अब ओकेजन चूंकि फैक्ट इशू नहीं है लेकिन ओकेजन उस घटना को स्पष्ट करने के लिए इसलिए आवश्यक है, उसके पास उसको मौका मिलेगा तभी तो मार पाएगा वो, अगर मौका ही नहीं मिला तो कैसे मारेगा, है ना। रिजल्ट, उस जगह जूते चप्पलों के निशान बने हुए हैं। अब हालांकि वो जूते चप्पल के निशान बने होना फैक्ट इशू नहीं है, वो जूता जिस कंपनी का जिस नंबर का था वो एक्यूज ही पहनता था, ये फैक्ट इशू नहीं है, लेकिन उस चीज़ को स्पष्ट करने के लिए, घटना को क्लैरिफाई करने के लिए आवश्यक हो जाता है। इसलिए चूंकि वो एक ही ट्रांजैक्शन में पार्ट बन जाता है इसलिए यहाँ पर ये रिलेवेंट हो जाता है। सेक्शन 8 है पक्षकार का पूर्व या पश्चात का आचरण। घटना के समय का जो आचरण है एक्यूज्ड का वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, भले ही वो फैक्ट इशू नहीं है। किसी ने राम सिंह से कहा कि भैया यार जिसने उसका श्याम सिंह का मर्डर किया था ना उसको पकड़ने पुलिस आ रही है, सुनते ही राम सिंह भाग गया। अब वो भाग गया, ये कोई फैक्ट इशू नहीं है, उसका जो उस समय बिहेवियर देखा वो फैक्ट इशू नहीं है, लेकिन वो दर्शा रहा है इस बात को कि भैया इसका आचरण बता रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए रेस जस्टे का सिद्धांत दिया गया है। हालांकि रेस जस्टे एविडेंस एक्ट के लिए अब इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि सारी बातें आगे के सेक्शंस में स्पष्ट कर दी गई हैं। सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9 में समय और स्थान बताने वाले जो फैक्ट हैं या इंट्रोडक्टरी फैक्ट हैं तो या शिनाख्त है, इन सब चीज़ों को रिलेवेंट कर दिया गया। सेक्शन 14 में मन और शरीर दशा पहले ही बता दी गई है, तो सारे सेक्शंस में जो रिलेवेंसी है जिन फैक्ट्स की वो बता दिए गए, इसलिए सेक्शन 6 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि एविडेंस एक्ट का ये पार्ट है इसलिए हमको समझना इसको आवश्यक है। कई बार हियर से एविडेंस भी सेक्शन 6 के तहत किराया हो जाती है, जिसमें हादू वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य का बड़ा इम्पोर्टेंट केस है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को चाकू मार देता है और तीसरा व्यक्ति चिल्ला रहा है देखो उसने ए ने बी को, राम सिंह ने श्याम सिंह या फला जो भी नाम रहा हो, ए ने बी को चाकू से मार दिया। तो उसका जो चिल्लाना है चाकू से मारने वाला फैक्ट वो और लोगों ने भी सुना, भले ही वो हियर से है, लेकिन वो चूंकि एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट है, उसी समय घटित हो रहा है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसलिए एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट होने के कारण वो भले ही फैक्ट इशू नहीं है लेकिन यहाँ पर वो रिलेवेंट हो जाता है। सेक्शन 6 के बारे में कई बार तो यही क्वेश्चन आता है कि भैया रेस जस्टे का सिद्धांत किस सेक्शन में, आपको सेक्शन याद करना पड़ेगा। सेक्शन 6 में रेस जस्टे का सिद्धांत, एक ही समव्यवहार होने वाले के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति किस सेक्शन में, सेक्शन 6 में, ये याद करना पड़ेगा आपको। तीसरा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, जो हालांकि केस लॉज बहुत पुराने हैं लेकिन वो आज भी पूछे जाते हैं। रटन बनाम क्यून का बहुत फेमस केस लॉ है जो सेक्शन 6 के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि किस केस में रेस जस्टे का सिद्धांत की चर्चा की गई है। तो रटन बनाम क्यून वाला केस आपको याद रखना है। रटन बनाम क्यून का जो केस था वो ये था कि जो जिसका मर्डर हुआ था, जिस मृतका का, वो टेलीफोन ऑपरेटर को उसने फ़ोन लगाया और कहा कि भाई पुलिस को बुला दीजिए, और तब तक वो चिल्लाई और उसका फ़ोन कट गया। पुलिस आई, इस पार्ट को उन्होंने एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट होने के कारण
रिलेवेंट माना। अभी नए बच्चे नहीं जानते होंगे कि पहले टेलीफोन ऑपरेटर का मतलब क्या रहता था। एक ज़माना था जब मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे, एसटीडी पीसीओ नहीं हुआ करते थे, तो हम लोग घर के जो फ़ोन होते थे, घर के टेलीफोन, आपने देखा होगा चोगा जिसको उठा के हम बात करते हैं, उससे टेलीफोन एक्सचेंज में फ़ोन लगाया करते थे। और टेलीफोन एक्सचेंज में एक ऑपरेटर होता था, उससे हम कहते थे कि भाई हमको लंदन बात करना है या दिल्ली बात करना है, फिर वो उसको कॉल को करता था, तब जाकर वो एसटीडी से हमारी बात हो पाती थी। तो उसको हम लोग टेलीफोन ऑपरेटर कहते थे। ये एक प्रक्रिया थी एसटीडी कॉल करने की। तो रडर बनाम क्यून का केस आपको याद रखना है, जिसमें मृतका का टेलीफोन ऑपरेटर को फ़ोन लगाना, उससे कहना कि भाई पुलिस से हमारी बात करा दीजिए। हालांकि भले ही वो कॉल कट गया, लेकिन वो उसको स्पष्ट करने के नाते रिलेवेंट माना गया। इसमें एक और केस लॉ आर बनाम बेडिंगफील्ड का केस लॉ भी काफ़ी पूछा जाता है। आर बनाम बेडिंगफील्ड का केस लॉ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी जो लास्ट लाइन है सेक्शन 6 की, वो कहती है चाहे वो उसी समय उसी स्थान पर या विभिन्न समय और स्थान पर घटित हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भले ही अलग अलग समय पर हो, भले ही अलग अलग स्थान पर हो, लेकिन उसमें ऐसी वास्तविकता होनी चाहिए कि व्यक्ति को कुछ कल्पना करने का या घटना को गढ़ने का समय ना मिल पाए, जो भी कुछ स्वाभाविक हो वही निकल कर बाहर आए। इसलिए अल्पकाल पश्चात होना इसका बहुत आवश्यक है। अगर उसको सोचने समझने का अवसर मिल गया है, अगर उसको विचार विमर्श करने का अवसर मिल गया है, तो फिर वो सेक्शन 6 में लेना उसका बड़ा मुश्किल है, क्योंकि संदेह पैदा हो जाता है। आर बनाम बेडिंगफील्ड का केस यही था कि एक जो महिला थी उसका गला कटा हुआ था, जिस कमरे में गला कटा गया वहाँ से बाहर निकल के आई, उसने कहा कि देखिए मेरी प्यारी चाची बेडिंगफील्ड ने मेरी क्या हालत कर दी है। तो उसको वहाँ पर रिलेवेंट नहीं माना गया, क्योंकि वो उसने जो चाची से अपनी कहा था वो काफ़ी देर बाद कहा था, इसलिए उसको रिलेवेंट नहीं माना गया। एक और फेमस केस लॉ है इसमें, रडन बनाम क्यून, आर बनाम बेडिंगफील्ड। तीसरा जो महत्वपूर्ण केस लॉ है वो केस लॉ है आपका फॉस्टर वाला, आर बनाम फॉस्टर। ये टॉर्ट में भी आता है ये केस लॉ, और एविडेंस एक्ट के सेक्शन 6 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। आर बनाम फॉस्टर वाले मामले में यह था कि एक व्यक्ति जा रहा था, अचानक उसके बगल से एक कार बहुत ज़्यादा स्पीड में निकली लापरवाही पूर्वक तरीके से, और जो व्यक्ति जा रहा था उसने एकदम से एक्सीडेंट की आवाज़ सुनी। जब तक वो वहाँ पहुँचा तो वो कार वाला व्यक्ति वहाँ से भाग चुका था, और जो मृतक से उसने पूछा भाई क्या हुआ, तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। अब भले ही यहाँ उसने घटना घटित होते हुए नहीं देखी, लेकिन ये फैक्ट इन उससे इस प्रकार कनेक्टेड है कि फैक्ट इन इशू को उसके माध्यम से हल किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। उसका कार चला के बहुत तेज़ी से वहाँ से निकलना, थोड़ी दूर बाद जब उसके एक्सीडेंट होने की आवाज़ आना, और फिर मृतक से उसका पूछना, ये तीनों ही बातें फैक्ट इन इशू नहीं है, लेकिन इस प्रकार से आपस में कनेक्टेड है कि ये फैक्ट इन इशू को क्लियर करती हैं कि जो कार चालक था वो बड़ी लापरवाही से कार चलाकर लाया और उसने उसका एक्सीडेंट किया। तो आर बनाम फॉस्टर वाला केस भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट केस लॉ है। ये 3 केस लॉ आप लिख लीजिए, रटन बनाम क्यून, आर बनाम बेडिंगफील्ड और आपका आर बनाम फॉस्टर। तो इस प्रकार से हमारा ये आज रेस जस्टिस का सिद्धांत कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आप लोग पुस्तक में एक बार ज़रूर पढ़ें, और आपसे निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।